जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, इनका जो लेवल है थोड़ा हार्ड है और ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपके जो मैथ्स से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर हो सके और एग्जाम में आपको किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप सभी टाइप के क्वेश्चन को अटेंड कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये जो पेपर है इसका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो पार्ट है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में ऊपर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अगर आप उसे भी करना चाहते हैं तो वहां से क्लिक करके उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आपकी एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक आने वाली है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आती रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट पेपर पार्ट 3, जो कि क्या है, रीजनिंग का है। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दूसरे से संबंधित नहीं है? विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स? क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब, संज्ञा यानी कि नाउन, पूर्व सर्ग यानी कि प्रीपोजिशन, विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। क्योंकि ये जो है क्रिया, संज्ञा, पूर्व सर्ग, ये सभी क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लेकिन जो पंक्चुएशन है वो जो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 10, 101। नेक्स्ट टर्म फ्रेंड्स क्या होगी? एक सीरीज का क्वेश्चन है और एक न एक क्वेश्चन तो सीरीज का आपके एग्जाम में आता ही है, तो आप सीरीज के क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस की करिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ पर 3 दिया है, उसके बाद यहाँ 10 आया, तो 10 कैसे मिला होगा? अगर मैं 3 3 करूँ तो मिलता है 9 और 9 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा फ्रेंड्स? 10। अगर ये रूल इस सेकंड वाले में इसमें भी फॉलो करते हैं तो देखते ही अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 10 है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ 3 का स्क्वायर करा था, इसी तरह से यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर फ्रेंड्स कितना होगा? 100। और अगर इसमें +1 करूँ तो नेक्स्ट टर्म कितनी मिलेगी फ्रेंड्स? 101। इसमें जो रूल है कौन सा फॉलो हो रहा है वो हमें पता चल गया है, तो हम सेम एज इट इज़ रूल यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 101 का फ्रेंड्स स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? फ्रेंड्स, स्क्वायर करने की जो ट्रिक है उसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो 101 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा? 1201। ओके, अब इसमें हम +1 करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म फ्रेंड्स कितनी होगी? 10201 + 1 2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेटर सीरीज है फ्रेंड्स, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हैं, बीच बीच के जो अल्फ़ाबेट है उन्होंने नहीं दिए हैं, वो आपको फिल करना है। ठीक है, तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि इसमें हम क्या अल्फ़ाबेट फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आया है ए बी के बाद फ्रेंड्स क्या आता है? सी। ओके, फिर डी के बाद क्या आता है? ई। अब अगेन जो सीरीज है वो रिपीट हो गई है तो ए आया है, और ए के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा है? बी। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कौन सा मैच कर रहा है? सी ई बी हमने यहाँ पर फिल कर दिया, तो हमारी सीरीज जो है वो क्या हो रही है? सी डी ई ए बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने नितिन से कहा, वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। तो फुटबॉल खेलने वाला लड़का जो है दीपक से किस प्रकार संबंधित है आपसे पूछा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा है कि दीपक ने नितिन से कहा कि वह लड़का, कोई सा भी एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का मेंशन कर दिया हमने, लड़का जो कि फुटबॉल खेल रहा है वो क्या है? मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। मेरे पिता यानी कि यहाँ पर हम दीपक लिख लेते हैं, ये दीपक है, दीपक के पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। तो ये पत्नी की जो बेटी है और बेटी के 2 भाई कौन होंगे? ये दोनों पति पत्नी हुए और ये इसका बेटा हुआ, तो इसके जो 2 भाई हुए वो कौन हुआ? दीपक, और एक जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो हुआ, और ये लड़की हुई। ठीक है, अब क्या कहा है इन्होंने, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो फुटबॉल खेल रहा लड़का और ये दीपक है, ये किस प्रकार संबंधित है? ये दीपक का क्या हुआ? भाई हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भाई यानी कि ब्रदर। एक सुबह सुजाता सूर्य की ओर चलने लगी, कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और फिर दाईं ओर, और कुछ दूरी तय करने के बाद अगेन वो कहाँ? दाईं ओर मुड़ जाती है। तो उसका मुख किस दिशा में होगा ये पूछा है। सुजाता जो है वो कहाँ? सूर्य की दिशा। सूर्य कौन सी दिशा में होता है फ्रेंड्स? ये डायरेक्शन मैंने बता दी यहाँ पर। अब इसने सूर्य की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करा। ठीक है, अब आगे कहा है कि कुछ दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। यहाँ से यहाँ तक उसने कुछ दूरी तय करी, उसके बाद दाईं ओर, दैट मीन्स नीचे मुड़ गई। ठीक है, इधर उसका फेस हो गया। अब आगे कहते हैं कि और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर कहाँ मुड़ेगी? इसके दाईं ओर मुड़ जाएगी।
ये दाईं ओर मुड़ गई और कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से वो दाईं ओर मुड़ी। अब यहाँ उसने कुछ दूरी तय करी है और फिर से कहाँ मुड़ेगी, उसके दाईं ओर, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में वो टर्न हो गई है। अब उसका मुख किस डायरेक्शन में है, तो ये जो ऊपर डायरेक्शन है, इधर इसका फेस है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। हम ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या दिए हैं। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। पार्ट 4 मैथ्स का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत भार इतना है और शेष 8 लड़कों का जो औसत भार है वो इतना दिया है, तो कक्षा के जो सभी लड़के हैं उनका औसत भार ज्ञात करना है। इन्होंने कहा है कि 16 लड़कों का जो एवरेज है, तो हम मान लेते हैं x1 से x16 तक के जो लड़के हैं कितने हैं, 16 लड़के हैं, इनका जो एवरेज है कितना दिया है फ्रेंड्स, 50.25। ठीक है, अब इनका सम निकाल लेते हैं हम। सम निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 50.25 इंटू 16। अभी इसका इसमें मल्टीप्लाई मत कीजिए, हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आगे कहा है कि जो बचे हुए 8 लड़के, दैट मीन्स x17 से x24 तक के जो लड़के हैं उनका एवरेज कितना है फ्रेंड्स, 45.15। इसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45.15 इंटू 8। इसमें भी मल्टीप्लाई अभी नहीं करती हूँ, आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है कि जो सारे लड़के हैं कितने हैं सारे लड़के फ्रेंड्स, x1 से x24 तक के जो सारे लड़के, दैट मीन्स 24 लड़के हो जाएंगे, 16 और 8 मिला के 24 लड़के हो जाएंगे। इनका एवरेज आपको पता करना है। तो इनका जो सम है x1 से x16 तक का सम हमने फ्रेंड्स यहाँ पर निकाल चुके हैं, कितना है 50.25 इंटू 16 प्लस जो बचे हुए 8 लड़के 17 से लेके 24 तक, उनका जो सम है वो कितना निकाला हमने, 45.15 इंटू 8। ठीक है, डिवाइड में कितना आएगा 24। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं। 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 50.25 इंटू 2, 8 दूनी 16, 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 कॉमन आ जाएगा तो कुछ नहीं, 45.15 ही बचेगा। और डिवाइड में कितना है 24। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 8 3 ज़ा 24। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 100.50 प्लस 45.15 एज इट इज़, डिवाइड में कितना है फ्रेंड्स 3 है। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे कितना मिलेगा, इसमें इसको ऐड करेंगे 5 और 5 प्लस 1 6 पॉइंट लगाया और ये कितना मिलेगा 145। ठीक है, ये 145 हुआ। उसके बाद डिवाइड में 3, अब इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, कैरी गया 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15। तो जो फ्रेंड्स फाइनल आंसर मिला वो कितना मिला, 48.55। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर log x बेस 4 इज इक्वल टू 1/4 हो तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी, किसके इक्वल होगी, तो उसको कैसे करेंगे फ्रेंड्स, ये क्या क्वेश्चन में दिया है। log x बेस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेपरेट ऐसे कर सकते हैं कि log 4 ऊपर चला जाएगा और log x नीचे चला जाएगा। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है log x y, अगर x बेस में हो और y log के साथ में हो तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, log y अपॉन log x कर सकते हैं। जो बेस वाला नंबर है वो log लग के नीचे आ जाता है और ऊपर वाला नंबर ऊपर ही रह जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने अप्लाई करी है। इज इक्वल टू कितना दिया है फ्रेंड्स, 1/4। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 डिवाइड में log x। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4। अब एक और प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स log की, कि log x की पावर n हो तो उसको हम लिख सकते हैं n log x, तो मतलब जो पावर है वो log के आगे आ जाती है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ये 2 आगे आ जाएगा तो क्या होगा, 2 log 2 डिवाइड में log x, और ये जो 4 है 1/4, इसका 4 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 रह जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 log 2 इज इक्वल टू log x। ठीक है, अब ये जो है इसी प्रॉपर्टी को हम रिवर्स में अप्लाई कर देते हैं कि जो ये n है इसको हम x की पावर में लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा log 2 की पावर 8 इज इक्वल टू log x। अब log से log कैंसिल हो गया और x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 क्या होता है
256। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक निर्माता एक मेज पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है जिसकी कीमत 1000 रुपये है, तो उसे हमसे कितना शुल्क लेना चाहिए उसे, ये उन्होंने पूछा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन घुमा के पूछा है इन्होंने। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इतने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ, तो यहाँ पर क्या दे के रखा है फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंटेज दे के रखा है। वो कितना है, 20%। लाभ अर्जित करना है, परसेंटेज में दिया है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट परसेंटेज होता है। उसके बाद क्या कहा है, जिसकी कीमत 1000 रुपये है। कीमत 1000 रुपये है मतलब क्या है कि उसने टोटल उसकी जो कॉस्ट है, उसने खरीदी, उसने जो भी उसके ऊपर पैसा लगाया है, टोटल जो कॉस्ट है उसे क्या हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, सीपी। वो कितना है फ्रेंड्स, 1000 रुपये है। अब आगे इन्होंने कहा उसे हमसे कितना शुल्क लेना चाहिए, मतलब हमसे मतलब वो हमें बेचेगा, सेल करेगा तभी तो शुल्क लेगा। तो हमसे क्या पूछी है उसने, सेलिंग प्राइस पूछी। घुमा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्टली नहीं पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा फ्रेंड्स वो किसका होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज भी है, सीपी भी है और एसपी भी है। इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। तो चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज 20 दे के रखा है, एसपी की वैल्यू पूछी है, सीपी 1000 रुपये है और मल्टीप्लाई में 100। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है, 10 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा एसपी माइनस 1000 इधर लेके आ जाएंगे तो फाइनल जो एसपी की वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स कितनी मिलेगी, 1200 रुपये। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में दिया है 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और इज इक्वल टू वैल्यू 1 हो तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये उन्होंने पूछी है। तो चलिए हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में है 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके, इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन साइन एक साइड कर लेते हैं, कोस कोस एक साइड कर लेते हैं। साइन को इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा, साइन थीटा 2 sin थीटा में से साइन थीटा माइनस होगा तो साइन थीटा बचेगा और कॉस थीटा को हम उधर लेके चले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 2 cos थीटा। अब क्या करना है, इन्होंने किसकी वैल्यू पूछी है, कॉट, और कॉट की वैल्यू आप सभी को पता है कितना होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। तो ये कॉट थीटा बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, कॉस के डिवाइड में साइन लेकर आ जाएंगे और 2 को उधर ले जाएंगे, 2 इधर आ जाएगा तो 1 डिवाइड में हो जाएगा और कॉस थीटा और डिवाइड में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 1/2 मैंने एज इट इज़ लिख दिया और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मैंने अभी बताया कितना होता है, कॉट थीटा होता है। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स, 1/2। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 माइनस 5000 डिवाइड बाय 10। इसे आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फ्रेंड्स आप इसमें से इसको माइनस नहीं कर देना और बाद में डिवाइड करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल से। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, माइनस या फिर डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो 5000 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितना बचेगा फ्रेंड्स, 500। और माइनस में क्या लिखा हुआ है, 5005। चलिए 5005 में से 500 को हम माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ माइनस सॉल्व करना है, तो हम माइनस सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल। माइनस करा, 5 0 10 माइनस 5 5 5 माइनस 1 4। आपका आंसर क्या आया, 4505। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.63, 1.05 और 2.1 का आपको HCF भी निकालना है और LCM भी। फ्रेंड्स अभी तक के जो क्वेश्चन HCF और LCM के आपसे पूछे थे, सिंपल वैल्यू दे के रखी थी, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में है तो पॉइंट का थोड़ा अलग रूल होता है सॉल्व करने का। तो हम वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, कितनी दे के रखी है, 0.63, 1.05 और 2.1। तो सबसे पहला जो काम हमें करना होता है, जब भी पॉइंट में आपको क्वेश्चन दिया और HCF LCM पूछा हो तो हम पॉइंट रिमूव करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, 100। इसकी पॉइंट भी रिमूव करते हैं, कितना होगा फ्रेंड्स, 100। इसकी पॉइंट भी रिमूव कर लेते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 10।
और इसे सिंप्लीफाई, ये कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। यहाँ पर कितना मिला फ्रेंड्स 63 डिवाइड बाय 100। इसे ऑल सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 21 डिवाइड बाय 20 और यहाँ पर तो है 21 डिवाइड बाय 10। अब हमको ये 3 नंबर मिले हैं, इनका सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले HCF पूछा है तो HCF निकाल लेते हैं। तो जब भी आपको फ्रैक्शन, अब ये नंबर हमारे क्या है, सिंपल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शन में दिए हो और HCF पूछा हो, तो जो ऊपर वाले नंबर है उनका तो हमें HCF निकालना रहेगा और नीचे वाले नंबर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले जो ऊपर वाले नंबर हैं उनका HCF निकाल लेते हैं। 63 का सबसे पहले हम निकालेंगे तो कितना, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किसका, 21 का निकालेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ये नेक्स्ट नंबर भी कितना 21 ही दिया है तो उसका भी कितना सेम एज इट इज़ निकलेगा। तो इन तीनों में जो कॉमन टर्म होगी क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये हमने 3 लिख लिया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, ये 7 7 और 7 जो कॉमन टर्म होती है फ्रेंड्स उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 7 ज़ा 21, तो जो ऊपर वाला नंबर का HCF आया वो कितना आया, 21 आया। अब नीचे वाले जो नंबर रहेंगे ना फ्रेंड्स उनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालते हैं, 100, 20 और 10, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 5 एज इट इज़, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, अगेन 5 से होगा, 5 1 ज़ा 5, चलिए 1 आ गया। अब जितने भी नंबर हैं उन सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 10 कितना होगा, 100। तो ये जो LCM निकलेगा फ्रेंड्स कितना निकलेगा, 100। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.21। तो चलिए HCF की जो वैल्यू है वो तो आ गई हमारी 0.21, ऑप्शन में तो 2 0.21 है। अब हमें LCM भी निकालना पड़ेगा। तो LCM जो निकालने की प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाले नंबर हैं फ्रेंड्स, ऊपर वाले नंबर का हमें LCM निकालना होगा और जो नीचे वाले नंबर है उनका HCF निकालना होगा। तो चलिए ऊपर वाले नंबरों का LCM निकाल लेते हैं, कितना है 63, 21 और 21। इसका LCM निकाल लेते हैं, किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 7 ज़ा 21, 7 एज इट इज़, 7 एज इट इज़ क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। अब 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा कितना होता है 63। तो ये जो LCM निकला फ्रेंड्स ये कितना निकला, 63 निकला। अब जो नीचे वाले नंबर हैं उनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो चलिए HCF निकाल लेते हैं नीचे वाले नंबर का। 100 का अगर HCF निकालेंगे तो कितना होगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आया। उसी तरह से 20 का कितना निकलेगा, 20 का निकालेंगे तो फ्रेंड्स कितना निकलेगा, 2 10 ज़ा 20 और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इसी तरह से 10 का कितना निकलेगा, 2 5 ज़ा 10। तो इनमें कॉमन टर्म क्या आ रही है, एक तो 2 आ रहा है सभी में और एक 5 आ रहा है। तो इसका जो HCF निकलेगा फ्रेंड्स वो कितना निकलेगा, 2 5 ज़ा 10। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.63, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला नंबर है उसका HCF कितना निकला 0.21 और LCM कितना निकला 0.63। तो इन दोनों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन से आपका HCF निकालने का और LCM निकालने का दोनों के कंसेप्ट भी क्लियर हो गए और साथ में ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है कि अगर फ्रैक्शन वाले नंबरों के LCM HCF पूछ लिए तो कैसे निकालेंगे हम। एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है कौन, A, जितने समय में B और C मिलकर उसे कर सकते हैं। यदि A और B मिलकर उसे 10 दिनों में और C अकेला उसे 50 दिनों में कर सकता है तो B अकेला इसे कितने दिन में कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन थोड़ा है लेंदी, इसका लेवल भी बहुत अच्छा है। किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे चलिए देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स जैसे हम इक्वेशन बनाते हैं और प्लस माइनस करते हैं वैसे ही हमें यहाँ इक्वेशन बनानी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्या क्या वैल्यूज़ क्या क्या दे के रखी है इन्होंने। A और B दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, 10 दिन में। तो A प्लस B प्लस लगाया क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कितने दिन में काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, 10 दिन में। तो यहाँ से हम उनका एक दिन का काम निकाल लेंगे।
एक दिन का काम ए और बी का कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 1 डिवाइड बाय 10। 10 को हम इधर लेके आ जाएंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। इसी तरह से इन्होंने क्या दे के रखा आगे वैल्यू सी की, कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में, 50 दिन में करेगा। तो एक दिन का सी का काम अगर हम निकालेंगे 1 डे का वर्क, तो वो कितना निकलेगा फ्रेंड्स, 1 डिवाइड बाय 50। चलिए इतना तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों हैं इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन में से ही हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दिया, इनकी वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 50। ठीक है, अभी मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब ये जो लाइन है इसको ध्यान से पढ़िए कि जो ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन सेम टाइम इन विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू। इसका मतलब ये है कि जो ए काम करता है वो कितने दिनों में काम कर सकता है, जितना बी और सी दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन इस लाइन से हमें मिल जाएगी, इस लाइन को यूज़ करना है हमें। तो ये इक्वेशन इससे बनी है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जहाँ पर भी ए होगा वहाँ पर हम क्या पुटअप कर देंगे, बी प्लस सी। तो यहाँ मैंने ए की जगह पे क्या पुट कर दिया, बी प्लस सी, और ऑलरेडी बी प्लस सी है यहाँ पर। कितना होगा, 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 50। इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने ए की जगह पे वैल्यू पुटअप करी है। ये हो जाएगा 2, कॉमन ले लिया, बी प्लस सी, 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 डिवाइड बाय 50। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम फ्रेंड्स कितना आएगा, 10 और 50 का एलसीएम निकालेंगे जब आप, अभी मैंने निकालना सिखाया है, वो कितना आएगा फ्रेंड्स, 50 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, प्लस 1, तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 6 डिवाइड बाय 50। और ये जो 2 है इसको भी मैं इधर लेके आ जाती हूँ, डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो जो वैल्यू मिलेगी फ्रेंड्स वो कितनी मिलेगी, 3 डिवाइड बाय 50। चलिए ये हमें b प्लस सी की यहाँ से वैल्यू मिल गई है। अब हम क्या कर देते हैं, इस b प्लस सी में से इस c को माइनस कर देते हैं। तो b प्लस सी माइनस सी कर दिया, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने फ्रेंड्स, 3 डिवाइड बाय 50, और इसमें से c माइनस करना है। तो c की वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाय 50। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पर इन्होंने b अलोन, जो b अकेला है उसी की वैल्यू पूछी है। तो हमें b कैसे कैसे करके अकेला लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से c माइनस कर देंगे तो हमें b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा, 3 माइनस 1 डिवाइड में 50। आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 डिवाइड बाय 20। तो b का जो एक दिन का काम आया फ्रेंड्स वो कितना आया, 1 डे का जो वर्क आया फ्रेंड्स 1 डिवाइड बाय 20। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कितने दिनों में काम करेगा, एक दिन का नहीं। तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, तो b का जो आएगा कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेगा, 25 डेज। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि m और n ऐसी पूर्ण संख्या है कि m की पावर n इज इक्वल टू 121 दे के रखा हो, तो आपको फाइंड आउट करना है m माइनस 1 की पावर n प्लस 1 की वैल्यू। क्वेश्चन देख के बहुत टफ लग रहा है लेकिन टफ नहीं है फ्रेंड्स। सर्ड एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे हम, m की पावर n हमें दे रखा है कितना, 121। और फ्रेंड्स 121 क्या होता है, 11 की पावर 2। अगर 11 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे तो 121 आपको मिलता है। 20 तक तो आपको स्क्वायर फ्रेंड्स आना ही चाहिए। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। ठीक है, तो m की पावर n इज इक्वल टू 11 की पावर 2। तो इस तरह से अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी, और इसी तरह से m की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 11 मिलेगी। अब हमें इन दोनों की वैल्यू मिल गई है। अब हम ये जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इसमें पुटअप कर देते हैं, m की वैल्यू 11 माइनस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 2 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 1 10, और 2 प्लस 1 3, और 10 की पावर 3 फ्रेंड्स कितना होता है, 1000। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, ऑप्शन डी। एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोस्ट और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स ट्रेन की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अगर ट्रेन की लंबाई दे के रखी हो तो उस केस में क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है जो ट्रेन की लेंथ होगी डिवाइड बाय टाइम। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये होता है जब ट्रेन किसको पास करके जा रही हो, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसी वस्तु को पास करके जा रही हो जिसकी कोई भी लेंथ नहीं हो, नेग्लिजिबल लेंथ हो, जिसकी हम लेंथ मान नहीं सकते,
उस केस में स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। एक और स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स ट्रेन की स्पीड का, वो होता है ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ डिवाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स तब लगाते हैं हम जब आपको ट्रेन की लेंथ दे के रखी हो और ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रेन पास करके जा रही हो जिसकी कोई लेंथ दे के रखी हो, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि एक पोस्ट की जो लेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, उसको जो ट्रेन है वो कितने सेकंड में पार करके जाती है फ्रेंड्स, 15 सेकंड में पार करके जाती है। ठीक है, तो वो कितनी होगी ट्रेन की स्पीड जो होगी, उसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ट्रेन की लेंथ तो हमें पता नहीं, इन्होंने दे के नहीं रखी है, और टाइम इन्होंने दे के रखा है कितना, 15 सेकंड में पार करके जाती है। उसी तरह से 25 सेकंड में किसे पार करके जा रही है, वो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। इस केस में स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेन की लेंथ हमें पता नहीं है और जो ऑब्जेक्ट है यानी कि एक प्लेटफॉर्म जो दिया है उसकी लेंथ कितनी है फ्रेंड्स, 100 मीटर है। डिवाइड में टाइम भी दे के रखा है कितना, 25। अब जो स्पीड होगी फ्रेंड्स ट्रेन की वो तो सेम ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो हम इन दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर सकते हैं। इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो क्या होगा, TL डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू ये ट्रेन की लेंथ प्लस 100 प्लेटफॉर्म की लेंथ डिवाइड बाय 25। ये 5 से डिवाइड कर दें, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, आज का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये कितना होगा, 5TL इज इक्वल टू 3TL प्लस 300। अब ये 3L को इधर लेके आएंगे तो 5 में से 3 माइनस होगा तो कितना होगा, 2TL बचेगा। ट्रेन की लेंथ इज इक्वल टू 300। और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि जो ट्रेन की लेंथ आई फ्रेंड्स वो कितनी आई, 150 आई। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इसकी लंबाई, दैट मीन्स किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछी थी, तो वो कितनी आई, 150। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। एक संख्या के 2/3 का 40% 32 है तो वह संख्या क्या होगी। तो हमने मान ली फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा वो संख्या जो पूछी है उसको x मानना है। उस संख्या का कितना, 2/3, किसका 2/3, 40% का। क्वेश्चन में देखा कि संख्या के 2/3, तो ये संख्या उसका 2/3 करा हमने, और इस 2/3 का कितना 40% दे के रखा है, तो ये 40% हमने ऐसा लिख लिया। कितना है फ्रेंड्स, 32 है उन्होंने दे के रखा है। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये हो जाएगा 4x डिवाइड में 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 32। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, और 15 8 ज़ा कितना होगा फ्रेंड्स, 120। आपको कम से कम 20 तक तो टेबल भी याद होने चाहिए। तो उसका राइट आंसर क्या आया कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी, 120। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था और 4 वर्ष के बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा। तो उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी। फ्रेंड्स बहुत हार्ड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। मेन और उसकी जो वाइफ है उन दोनों का जो रेशो है वो कितना दे के रखा है, एज का 4:3 दे के रखा है। एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब उनकी शादी हुई थी तब उनका जो रेशो था वो कितना, 5:3 था। अब उनकी शादी कब हुई थी हमें नहीं पता। अभी जो उन्होंने करेंट जो रेशो दे के रखा है वो 4:3 है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। लेकिन उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी हमें नहीं पता, तो उनकी जो आयु है उसमें से हम x माइनस कर देते हैं। ये x क्या है, ये x वो टाइम है जब उनकी शादी हुई थी। तो तब का रेशो फ्रेंड्स कितना हो दिया उन्होंने, 5:3 दे के रखा है। हमने x क्यों एज्यूम करा है, क्योंकि हमें वो टाइम नहीं पता है कि जब इनकी शादी हुई थी। ठीक है, तो हमने उसे x मान लिया और इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि ये पहले का रेशो है। पहले का रेशो जब भी करते हैं तो उसमें माइनस करते हैं। अब इन्होंने क्या दे के रखा है कि 4 साल के बाद जो रेशो है वो कितना हो गया, 9:7। तो इनकी जो भी रेशो है उसमें हमें क्या प्लस कर देना है, 4 साल बाद दिया है इसलिए 4 प्लस करना है। तो हम उसमें 4 प्लस कर देंगे। वो रेशो फ्रेंड्स कितना दिया है, 9:7। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। m की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी मिलेगी, 4:3 इंटू डब्ल्यू। अब उसको हम कहाँ पुटअप कर देते हैं, हम इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं। तो चलिए पुट कर देते हैं। m की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी, 4/3 w प्लस 4। सिर्फ m की जगह पे ही वैल्यू पुटअप करेंगे, w की जगह पे नहीं, क्योंकि हाँ हमें w की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इक्वेशनों का यूज़ करना फ्रेंड्स आपको आना चाहिए कि किस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ से निकालने से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना होगा, ये हो जाएगा 28। 7 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 28 डिवाइड बाय 3 w प्लस 28।
ठीक है, इधर 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9W, 9 4 जा 36। ठीक है, अब W वाली टर्म हम एक साइड लेके आ जाते हैं, 28 डिवाइड बाई 3, ये -9 हो जाएगा, यहाँ से W कॉमन ले लेते हैं। 36 में से 28 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 8। ठीक है, ये मिल गया हमें 8। आगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 28 में से 27 माइनस करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3, W इज इक्वल टू 8, और यहाँ से W की वैल्यू कितनी मिलेगी, 8 या 24। ठीक है, ये मिली हमें यहाँ पर W की वैल्यू। अब क्या करना है, W की वैल्यू हमें मिल गई है 24, तो M की वैल्यू भी मिल जाएगी। कहाँ हम पुटअप कर देंगे वैल्यू, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, तो M की वैल्यू कितनी मिलेगी, M इज इक्वल टू मिलेगा 4s2 3, W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 24, तो 3 8 जा 24 होता है और 8 4 जा 32, तो M की वैल्यू कितनी मिली, 32। ये तो आ गई इनकी करेंट एज 32 और 24। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा है कि कितने साल पहले इनकी शादी हुई, तो इनकी शादी का जो समय है दैट मीन्स जो x है फ्रेंड्स वो पूछा है, तो हमें m और w की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए हम पुटअप कर देते हैं, m कितना है 32 निकाला है, माइनस x हमें निकालना है, और w कितना निकाला हमने 24 माइनस x इज इक्वल टू 5/3। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 मिला, माइनस 3x इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 माइनस 5x। x एक साइड लेके आ जाते हैं, इधर 5x लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसमें से 2x बचेगा। 96 को 120 में से माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा, 10 माइनस 6 4, और 12 माइनस 10 224, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो जो x की वैल्यू मिली फ्रेंड्स वो कितनी मिली हमें यहाँ पर फाइनली, 12। तो इनकी शादी कितने साल पहले हुई थी, 12 वर्ष पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। रीमा ने 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज सहित उतने ही वर्षों के लिए ब्याज की दर से लिया है। यदि उसने 432 रुपये का जो ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में लिया है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दे के रखा है, इन्होंने दिया है 1200 रुपये। 1200 रुपये क्या है, उसने लोन लिया, दैट मीन्स पी है, उसका मूलधन है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट एज मैनी एज ईयर एज द रेशो ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो टाइम है उतने ही समय के लिए ब्याज की दर से लिया गया है। मतलब जो टाइम है और ब्याज की दर है दोनों सेम है, टाइम इज इक्वल टू रेट, ये दोनों सेम है। जितने टाइम के लिए लिया है उतनी ही ब्याज की दर उसने लगाई है, ये इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। आगे दिया है इन्होंने 432 फ्रेंड्स क्या है, ये ब्याज उसने दिया है, दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर हम, ये है 432, ये 1200 है रेट, और पूछा क्या है इन्होंने, ब्याज की दर क्या है। तो हम एक काम करते हैं, रेट एज इट इज़ लिख देते हैं, और टाइम की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। डिवाइड में 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 12 से हम कैंसिल कर देते हैं, 12 3 जा 36, 12 6 जा 72, कैरी 7 गया 72 बन गया, तो 12 6 जा 72, 36 मिला, किसकी वैल्यू, आर इंटू आर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो आर की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी होगी, 6 मिलेगी यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट में ये बता दूं कि जब भी आपको लीप ईयर दिया हो तो लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1 ऑड डेज होते हैं। इस कंसेप्ट को बस ध्यान रखिए, इसका ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, 1 जनवरी 2008। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो ईयर दे के रखा है वो लीप ईयर है नहीं। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, जो साल दे के रखा हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, लीप ईयर। ये होगा 4 5 जा 20, 0 4 2 जा 8, ये डिविजिबल हो रहा है 4 से, दैट मीन्स 2008 क्या है, लीप ईयर है। तो 2008 जो होगा उसमें फ्रेंड्स कितने ऑड डेज होंगे, मैंने अभी बताया कितने, 2 ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोला इन्होंने कि 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कौन सा डे होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो किस तरह से करेंगे,
तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो ईयर दे के रखा है, प्रीवियस ईयर जो दे के रखा है वैल्यू 2008 है। 2008 क्या है, एक लीप ईयर है, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। अगले जो इसके नेक्स्ट ईयर होता है 2008 के बाद जो नेक्स्ट ईयर कितना 2009 होगा, उसमें कितने डेज एक्स्ट्रा आगे चले जाएंगे, 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस साल में कितने 2 ऑड डेज हैं। तो इस जो आने वाला साल है इसमें कितने दिन आगे बढ़ जाते हैं, 2 दिन आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 1 जनवरी को मंगलवार था, तो ये 2008 की बात है। अब 2009 में जो 1 जनवरी आएगा उसमें कौन सा वार होगा ये इन्होंने पूछा है। तो मंगलवार को 2 दिन आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, बुधवार और गुरुवार। तो 1 जनवरी को कौन सा वार होगा फ्रेंड्स, गुरुवार होगा, यानी कि थर्सडे। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। अगर ए की वैल्यू इतनी दे के रखी और बी की वैल्यू फ्रेंड्स इतनी दे के रखी, तो आपसे पूछा है ए यूनियन बी। यूनियन किस तरह से निकाला जाता है फ्रेंड्स, जिनका भी यूनियन निकाला जाता है उन दोनों की वैल्यू को हम कंबाइन कर देते हैं। तो ए यूनियन बी अगर हमें निकालना है तो दोनों की वैल्यू को हम कंबाइन कर देंगे। तो 5, 6, 7, 8 और 9। और फ्रेंड्स कंबाइन करने की एक शर्त ये भी होती है कि इसमें जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं होता है। मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर 7 और 7 रिपीट हो रहा है, तो ये हमें सिर्फ एक ही बार लेना है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 5, 6, 7, 8, 9। दैट मीन्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक बिग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के इतने अनुपात में हैं, तो यदि कुल रुपए 30 रुपए हो तो कितने 5 पैसे के सिक्के वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सोल्व करेंगे कि जो आपके पैसे हैं वो आपको एज इट इज़ लिखना है, 25, 10 और ये 5 पैसे, ठीक है। अब इनके रेशो का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 है तो 1x का मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगाएंगे। ये 2x का मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगाएंगे, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x का, ठीक है। ये हुए पैसे, ये कितने हैं टोटल, इन्होंने कितने कहा, 30 रुपये हैं, तो ये 30 रुपये के बराबर है। अब ये रुपए और पैसे दोनों को हम इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जिनकी क्वांटिटी इक्वल हो। तो हमें पैसे की वैल्यू रुपए में कन्वर्ट करनी होगी। तो 1 रुपये में फ्रेंड्स कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 1 पैसे में, 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको रुपए है, इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा फ्रेंड्स, पैसे में। अब दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गई, अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 25x, 10 2 ज़ा 20x, 5 3 ज़ा 15x इज इक्वल टू 30 × 100। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 5 5 10, 10 + 0 0, 2 + 2 4 + 1 5 + 6, ये होगा 60x इज इक्वल टू 30 × 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो जो x की वैल्यू मिली फ्रेंड्स कितनी मिली हमें, 50 मिली। अब इन्होंने क्या पूछा है कि 5 पैसे के जो है कितने सिक्के होंगे। तो जो 5 पैसे हैं, 5 पैसों का आपको रेशो देखना है कितना, 3x दे के रखा है तो 3x करेंगे हम, तो 3 × 50 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी, 150। तो 5 पैसे के कितने से सिक्के हैं फ्रेंड्स, 150। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सके। जय हिंद, जय भारत।